नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस व राजकुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। ये साथियों केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद केमिस्ट्री आपका जो है 10th वाला NCERT हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो 9th वाला आपका ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। जो भी साथियों अभी तक हमने जो आपके लिए ये पूरा नोट साथियों बनाया है, आपको बहुत फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका समय बचेगा, क्योंकि मेरे भाई एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। आपका देखिए, आपको जो है मेरे भाई, अब ग्रुप डी में जो है आपको कम से कम साथियों 80+ नंबर लाइएगा ना, तभी आपका समझिए सिलेक्शन होने वाला। 80-85 लाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको क्या है, सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स करना पड़ेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। तो साइंस अगर आप इस वीडियो को देख के लिखेगा तो समय आपका ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए क्या करिए, आपको इस नोट्स दिया जा रहा है साथियों, बहुत ही सस्ता है, मात्र 125 में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ये नोट्स ले लीजिए, जिससे आपको लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और इसमें कंप्लीट आपको NCERT साइंस मिलेगा, कंप्लीट NCERT साइंस मिलेगा, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप कितने भी साइंस में कमज़ोर क्यों ना हो, इसे लेने के बाद आप रिविज़न अच्छे से कीजिएगा और सिलेक्शन साइंस की वजह से आपका नहीं रुकेगा। बाकी थ्योरी में आपको पूरा पढ़ा दूंगा, बस नोट से आप रिवीजन अच्छे से आप कर सकते हैं। समझ गए ना। तो खैर आप समझदार ना, समझ गए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और नंबर उसमें दिया ही होगा आपको, एक बार देख लीजिएगा, उसमें नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सअप करके आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कैसे लेना है, ठीक है ना। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इससे पिछले वाला जो चैप्टर हुआ था उसमें हम क्या पढ़े थे, एटम के बारे में पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, आयंस के बारे में पढ़े थे, यही सब पढ़े थे, परमाणु, अणु, आयन, यही पढ़े थे। तो उसमें सिर्फ हमने ये जाना था, एटम का डेफिनेशन जाना था। उसमें डाल्टन के एटॉमिक जो थ्योरी था, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, उसको मैंने आपको पढ़ाया था। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि जो परमाणु है ना, परमाणु किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का। उससे छोटा कोई नहीं हो सकता, ये हमारे डाल्टन साहब ने कहा था, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एटम के बारे में बताया था। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। जब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके भारतीय जो दार्शनिक थे, महर्षि कनाड, फिर पाकुदी कात्यायन ने अलग अलग विचार दिए। पाकुदी कात्यायन ने क्या किया, तो जो परमाणु है ना वो संयुक्त अवस्था में रहते हैं, समझ गए ना। और महर्षि कनाड ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। किसी पदार्थ को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अब नहीं कटेगा। तो उस सूक्ष्मतम कण को पाकुदी कात्यायन ने क्या, परमाणु बोला था कि ये परमाणु हो सकता है, समझ गए ना। हालांकि नामकरण किसी और ने किया, वो अलग बात है। तो परमाणु के बारे में ओवरऑल हमने पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से समझ लिया था। लेकिन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी किस पर बेस था, वो था रासायनिक संयोजन का नियम जो था, जो प्राउस्ट और लेवोजियर ने मिलकर दिया था, उसी पर बेस था। तो डाल्टन ने क्या किया, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। उन्होंने कहा था कि परमाणु से छोटा कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकता, यानी कि परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। लेकिन आगे चलकर हमें देखने को मिला, नहीं, परमाणु के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी परमाणु के अंदर जो कण मिले ना, उसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया। और इसको हिंदी में मेरे भाई बोलेंगे अव परमाणु कण। क्या बोलेंगे, अव परमाणु कण बोलेंगे। आपने नाम सुना ही होगा। ये अव परमाणु क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा हो सकते हैं, समझ गए ना मेरे भाई। तो ये आगे चलकर डाल्टन का थ्योरी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब जो उन्होंने बात कही थी कि परमाणु के अंदर कुछ भी नहीं है, परमाणु ही छोटा कण है किसी भी सब्सटेंस का, तो आगे चलकर जब इनकी खोज हो गई, नहीं भाई परमाणु के अंदर भी चीज़ें कुछ और है, तो ये चीज़ें उसके बाद डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को रॉन्ग साबित कर दिया। नहीं भाई आप रॉन्ग बोल रहे थे, ठीक है ना। चलिए खैर, डाल्टन अपने समय पर ठीक थे, वो तो बहुत दिनों के बाद, बहुत साल के बाद हुआ ना। चलिए, तो इसमें हम क्या समझेंगे इस चैप्टर में कि परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो कैसे व्यवस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई परमाणु के अंदर, तो वो कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे वो रहते हैं परमाणु के अंदर, इस चीज़ के बारे में बेसिकली हम और देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है ना। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें जे थॉमसन ने दी, रदरफोर्ड ने दी, नील्स बोर ने दी। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इंट्रोडक्शन मैंने आपको लगता है बहुत दे दिया, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है परमाणु संरचना। आखिर परमाणु संरचना का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु समझ ही चुके हो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं।
संरचना का मतलब मेरे भाई क्या होता है? स्ट्रक्चर। अरे भाई, अगर मैंने आपको पूछ दिया कि आपका बॉडी जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलेगा मेरा बॉडी में हैंड है, लेग है, हेड है, आई है ना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। तो उसी तरह परमाणु जो बना हुआ है, उस परमाणु में क्या क्या है, वो चीज़ें परमाणु संरचना कहलाएगी। यानी कि परमाणु की आंतरिक संरचना, जो परमाणु के जो इंटरनल पार्ट हैं, यानी वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रही है, जिसमें नाभिक भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, ये सब शामिल होते हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? परमाणु की संरचना। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब दो वस्तुओं जैसे कांच के छड़ एवं सिल्क के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है ना, कांच का छड़ समझता है, ये चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि चार्ज, हाउ चार्ज प्रोड्यूस, इस टाइप का जो फेनोमेना होता है मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स में पढ़ाऊँगा। हालांकि मैंने वो पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन जब उनका बारी आएगा तो मैं वो वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। जब दो वस्तुओं लाइक कांच के छड़ और सिल्क कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो क्या होता है? उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। आखिर यह जो चार्ज है, ये चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ, चार्ज आखिर कहाँ से आया? यह हमें तब पता चला जब हमें जानने को मिला कि परमाणु तो विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। यानी कि मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि जब हमने दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ा, एक सब्सटेंस आपका कांच के छड़ हो गया और एक आपका सिल्क के कपड़े हो गए। सिर्फ इसी के नहीं, आप किसी भी दो सब्सटेंस को रगड़ोगे ना, जैसे अगर हम कोई सूती कपड़ा ले लें, है ना, या सिल्क के कपड़े लेंगे, अगर आपके हेयर को भी रगड़ेंगे ना, हेयर से रगड़ेंगे तो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो आखिर क्यों हुआ भाई? कोई भी पदार्थ बनाया तो उसका छोटा कण परमाणु है। अब चूंकि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या कारण है चार्ज प्रोड्यूस होने का? क्यों चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उस पर, है ना, उत्पन्न क्यों हो रहा है? तो ये हमें तब पता चला, इसकी जानकारी तब हमें मिले जब खोज हुई, अरे भाई, कि जो एटम है ना, इसके अंदर क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अब मेरे को बताइए, चार्ज पार्टिकल जब एटम के अंदर नहीं होगा तो क्यों प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस हुआ ना दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर। क्यों प्रोड्यूस हुआ? ऐसा तो नहीं कि उसमें अलग से कहीं आ गया, नहीं, उसके अंदर क्या थे? चार्ज पार्टिकल थे। अब चार्ज पार्टिकल कौन होंगे? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन आपके चार्ज पार्टिकल हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो उसके अंदर ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल थे, इसलिए चार्ज प्रोड्यूस हुआ है दो चीज़ों को आपस में रगड़ने पर। चीज़ें क्लियर हो पा रही है क्या? उम्मीद है क्लियर हो पा रही होगी। तो वही चीज़ है, जब पता चला कि अरे परमाणु तो क्या है? डिविजिबल है। परमाणु क्या है? डिविजिबल है, विभाज्य है। उनको अभी हम और परमाणु को और भागों में तोड़ सकते हैं। कब पता चला? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हो गया। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए तो आगे देखते हैं, इधर कुछ पॉइंट हैं। तो 1897 में जे थॉमसन भी बोला जाता है, कहीं जे थॉमसन भी बोला जाता है ना। जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किया। हालांकि इलेक्ट्रॉन के खोज के पीछे एक स्टोरी है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, उसमें वैक्यूम के माध्यम से गैस के प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया गया और एक उसे बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके उसके कुछ किरणों को गुजारा गया, रेस को, जिससे कैथोड किरणें निकली और उससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया था, ठीक है ना। डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से उन्होंने खोजा था, वो चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना जानने के लिए, ठीक है ना। वो चीज़ फिर भी मैंने आपको बोल दी वो चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई है कि डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया गया है, उसमें कब वोल्टेज करेंगे, प्रेशर करें, वोल्टेज ज़्यादा देंगे, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर प्रेशर को काफ़ी, गैस के प्रेशर कम करेंगे, ये चीज़ें आपकी नहीं दी गई है। वो 11th वाले एनसीईआरटी में आती है। तो 11th वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। तो उसलिए आपको वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कि कैसे खोज हुआ, इसे आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए तो हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन इन 1897। जस्ट आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपको पूछे कैसे खोज की, तो इस बात के लिए एक बात लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में
डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया गया, उसके अंदर प्रेशर को, गैस के प्रेशर को कम करके निर्वात के माध्यम से, निर्वात पंप के माध्यम से, और उसको हाई बैटरी से लगभग 10,000 वोल्टेज से उसको दिया गया, उसके माध्यम से उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, है ना। तो मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है ना। चलिए, और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त के पहले ई गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे। इलेक्ट्रॉन की जब जानकारी, उससे पहले ही ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैनाल किरणों की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कैनाल किरणों की। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज इस पर होते हैं। इस पर क्या होते हैं? ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि ई पर पावर माइनस, ई इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? नेगेटिव पार्टिकल, चार्ज, ऋणावेशित कण है ये, ठीक है। नहीं, क्या है? ऋणावेशित कण है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। समझ गए ना बात को? ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कितना चार्ज होता है ये भी लिखना है, -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। खैर ये मैं फिजिक्स में ही पढ़ाऊँगा, तो इसको ध्यान मत रखना, मैंने ऐसे ही बोल दिया, चिंता नहीं करना इस सब बात के लिए, फिजिक्स में ये पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी से पहले ही ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, देखिए ये ईयर जो है ना, ईयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, समझ गए ना। तो 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की थी। और ये जो कैनाल किरण था ना, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में ये कैनाल किरण था ना, इसी को आगे चलकर नाम प्रोटॉन दिया गया। क्या दिया गया? प्रोटॉन दिया गया। अभी आगे पढ़ते हैं आपको। कैनाल किरणों के कारण ही धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज हुई। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो आपका है ये क्या है? नेगेटिव पार्टिकल है। ये क्या है? नेगेटिव पार्टिकल, यानी कि ये क्या है? ऋणावेशित कण है, नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन आपके होते हैं, प्रोटॉन ये क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल, यानी कि धनात्मक कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, समझ गए ना। तो ये जो कैनाल किरणों की डिस्कवर की गई थी ई गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में, तो कैनाल किरणों के माध्यम से ही जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, धनावेशित कण, प्रोटॉन की खोज हुई थी। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कैनाल किरणों को ही आगे प्रोटॉन नाम दिया गया था, और क्या बोलते हैं उसको? कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। समझ पा रहे हैं क्या बात को? उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, बस जो इसमें लिखा है उसको ध्यान देना आपको। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने वाला आता है कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि नामकरण इन्होंने किया था। देखिए, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में मैंने देखा है, SSC के एग्जाम में देखा है, रेलवे के एग्जाम में देखा है, कि पूछता है कि प्रोटॉन की आखिर खोज किसने की। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर में कोई विवाद नहीं होता, कोई डिस्प्यूट नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन की खोज में थोड़ा सा विवाद है कि किसको, आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन रहता है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो ऑप्शन दिए रहते हैं गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, J.J. टॉमसन, नील्स बोर। तो अब देखिए, चूँकि कैनाल किरण से ही आगे प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई, तो कभी हम देखें हैं कि ऑप्शन आपका जो है आंसर दे देता है गोल्डस्टीन, कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। कभी देखें आंसर ऐसा दिया रहता है, और कभी रहता है कि प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने की। अब कभी रदरफोर्ड आंसर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है वो भी आगे जब मैं आपको रदरफोर्ड का अल्फ़ा कणों पर जो सोने के पन्ने पर जो अल्फ़ा कणों का बमबारी कराया था, उसके माध्यम से आप समझेंगे कि आखिर प्रोटॉन की खोज का श्रेय क्यों दिया जाता है, क्रेडिट क्यों दिया जाता है रदरफोर्ड को। ये रीज़न आप उसमें समझेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, क्योंकि कैनाल किरणों के बारे में तो गोल्डस्टीन ने ही बताया, और कैनाल किरणों से ही आगे चलकर क्या हुआ, चूँकि कैनाल किरण ही थी प्रोटॉन, उसका नाम बस इसने रदरफोर्ड ने कर दिया था। तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2000 गुना क्या होता है? अधिक होता है। 2000 मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रोटॉन को P+ से लिखा जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। चलिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। मतलब ये दिया गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान +1 लिया जाएगा, और उसका आवेश भी है, मतलब प्रोटॉन पर क्या +1 चार्ज है,
अरे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है इसका मतलब क्या है कि एक एक प्लस है, एक प्लस है मतलब एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर क्या एक माइनस है मतलब माइनस एक चार्ज है, इस पर प्लस एक चार्ज है। यही बात यहाँ पर बताएगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या नेग्लिजिबल लिया जाता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस एक इकाई लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, इसे बाहर निकाला नहीं जा सकता। प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब कैसे निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर परमाणु से, वो हम उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी देकर हम जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई मेटल है, उससे एनर्जी बाहर उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसको क्या हीट के रूप में एनर्जी देते हैं, उससे वो बाहर आ जाता है। समझ गए ना बात को। यानी उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर कमी होगी, अधिकता होगी, इस तरह से कुछ होगा वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं, इसी चीज़ को समझाने के लिए जे थॉमसन या थॉमसन बोलिए एक ही बात है ना, थॉमसन सेम थिंग्स, नॉट डिफरेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। सो जे थॉमसन, अदरवाइज जे थॉमसन सेम है। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया था। प्रश्न आएगा कि सबसे फर्स्ट हु गिव फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, तो किसने दिया था, जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन या थॉमसन बोलिए, बात है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। जे थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। परमाणु के भीतर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्यवस्थित हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए। तो देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे खत्म करेंगे, हर बारी कोई चीज़ का नहीं है। थॉमसन का परमाणु मॉडल समझते हैं। इसे तरबूज का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इसका परमाणु मॉडल का जो अन्य नाम था, तरबूज का मॉडल भी कहा जाता था, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। क्यों कहा जाता था ऐसा, इसके बारे में समझेंगे हम, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। इसका मॉडल जो था, इसका मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। इसका मॉडल कैसा था, क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक देखें आप, नहीं देखे हैं, अभी पता चल जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज भी ले सकते हैं आप, जिसमें तरबूज का खाने वाला भाग धनावेशित और उसमें धसे काले बीज इलेक्ट्रॉन थे। नहीं समझ आया ना, समझते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ देखिए आप, समझने का प्रयास करिए। ये जो मेरे भाई आपको यहाँ पर केक लिया गया, ये क्या है, एक मिनट, कलर में थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर क्या केक दिख रहा है, क्या केक दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्रिसमस केक इसका नाम है। केक समझिए, नॉर्मली क्रिसमस को हटाइए, सिर्फ आप केक समझिए। तो मेरे को बताइए केक में क्या होता है। अगर आप बढ़िया वाला केक कभी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, ऊपर थोड़ा काजू किशमिश लगा दिया जाता है, मेवा टाइप का। मेवा समझते हैं ना, काजू किशमिश, छोहारा, पिस्ता बादाम, अखरोट, इस सबको मेवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो केक रहता है चारों तरफ, उसके ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एकदम थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इसमें मेवा दिख रहा होगा, छोटे छोटे दाने टाइप का आपको इसमें थोड़ा सा आपको मेवा दिख रहा होगा। तो ऐसा आखिर समझाना क्या चाह रहा है, थॉमसन क्या कहना चाह रहा है, परमाणु में कैसे व्यवस्थित है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस चीज़ के बारे में कैसे वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रोटॉन जो होता है ना, देखिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक के अंदर। हालांकि नाभिक वर्ड अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये रदरफोर्ड का जब परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा पर नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल समझिए आप कि परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए ना। तो फिलहाल आप यही समझिए, न्यूट्रॉन भी होते हैं, आगे चल के देखेंगे उनको भी। तो थॉमसन ने कहा कि जो क्रिसमस केक देख रहे हैं ना, उसमें देखिए क्रिसमस केक को आप परमाणु समझ लीजिए। थॉमसन क्या बोला है, क्रिसमस केक को आप परमाणु समझ लीजिए, और उस परमाणु में जो मेवा है ना, वो मेवा जो आपका लगा है दाना दाना, वो मेवा आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि धंसा हुआ है। मेवा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो खाने वाला भाग है पूरा, ये वाला खाने वाला भाग, ये आपका प्रोटॉन हो गया, जो कि गोल गोल पूरा है। समझिए बात को। थॉमसन ने कहा कि क्रिसमस केक आपका परमाणु समझ लीजिए उसको। उसके बाद उसमें जो आपका मेवा है दाना दाना टाइप का, उस मेवा आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो खाने वाला भाग है पूरा केक का, ये गोल वाला भाग, वो आपका प्रोटॉन हो गया। यानी कि ये कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, प्रोटॉन में धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन में धंसे होता है। यही तो बोल रहा है ना, मेवा क्या है यहाँ पर, मेवा धंसा ही है।
यहाँ पर मेवा क्या है, धंसा हुआ है पूरे खाने वाले भाग में। तो ये आपका थॉमसन कहना चाह रहा था कि प्रोटॉन के चारों सभी जगह प्रोटॉन, पूरा परमाणु जो है प्रोटॉन से बना होता है, क्योंकि देखिए ये पूरा परमाणु मान रहा है। अब ज़्यादातर क्या है, इसको अगर आप पूरा थॉमसन अगर इसको परमाणु मान रहा है पूरे को, तो ज़्यादा इसमें क्या है, मेवा तो कम ही है, ज़्यादा क्या है प्रोटॉन ही हो गया। खाने वाले भाग को प्रोटॉन बोल रहा है, तो ज़्यादातर प्रोटॉन ही हो गया, और उसमें जो धंसे हैं यानी मेवा, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही बोला थॉमसन कि जो किसी को अगर आप जैसे क्रिसमस केक को अगर आप परमाणु समझते हैं, तो उसमें खाने वाला भाग उसका प्रोटॉन है और उसमें धंसे हुए हैं मेवा। सेम इसी तरह यहाँ तरबूज में भी ले लीजिए। तरबूज ये देखिए आप, तरबूज का खाने वाला भाग जो लाल वाला भाग आपका प्रोटॉन हो गया, और उसमें जो काले बीज हैं धंसे हुए वो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए ना, ये कहना चाह रहे थे कौन, ये कहना चाह रहे थे आपका थॉमसन। यानी कि थॉमसन, एक बार फिर से बोलता हूँ क्या कहा, थॉमसन कहना चाह रहे थे पूरा परमाणु धनावेशित कणों से बना होता है। धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन, पहले ही बोल दिया है कि परमाणु में प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अंडरस्टैंड? ओके। सो थॉमसन ने कहा कि किसी भी परमाणु में धनावेशित कण चारों ओर फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। सेम यही तो मैच खा रहा है ना तरबूज के मॉडल में। तरबूज का खाने वाला भाग चारों तरफ है और उसमें बीज, काले वाले बीज उसमें धंसे हुए हैं। सेम थिंग कहना चाह रहा है यहाँ केक में भी, सेम कहना चाह रहा है। क्या समझ पाए आप? उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब पूरा निष्कर्ष निकालने, यहाँ देखिए दिखाया भी गया है। एटम मॉडल ये आपका है, इसमें देखिए जो लाल वाला पार्ट है, ये लाल वाला पार्ट देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाया गया माइनस वाला चार्ज, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए आप फाइनल पूरा थॉमसन ने क्या तर्क निकाला उसको समझते हैं। थॉमसन ने बोला कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, मैंने बोल दिया। अब इसे तरबूज ले लीजिए, पूरा तरबूज का खाने वाला भाग क्या हो गया, वो हो गया आपका प्रोटॉन यानी कि धनावेशित। तो यही बोल रहा है कि परमाणु जो है धनावेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, धंसे होते हैं। मैं कितना बार बोल दिया आपको। आगे पढ़ते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है समझते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान, परिमाण का मतलब हो गया वैल्यू, अंक समझ लीजिए, वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है, संख्या समझ लीजिए। परिमाण मतलब संख्या, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश संख्या में समान होंगे। यानी कि 5 गो अगर धनात्मक कण होगा तो 5 गो ऋणात्मक कण भी होगा, 5 गो प्रोटॉन होगा तो 5 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा। यही कहना चाह रहा है। अब भाई दोनों चार्ज अगर बराबर रहेंगे तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना, उदासीन हो जाएगा। तो वही कह रहा है, इसलिए परमाणु क्या होते हैं, वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक रूप से वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कौन? परमाणु। क्यों? क्योंकि भाई अगर 5 गो प्लस है 5 गो माइनस है तो दोनों न्यूट्रल ही हो जाएगा ना मेरे भाई, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मेरे भाई, आप इसमें देखिए, आप अगर आप गिनना चाहे तो इसमें देखिए क्या गो माइनस है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, और 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस, 6 माइनस, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, 6 प्रोटॉन दिखाया गया। अब जब दोनों चार्ज ही हैं, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज जब इक्वल है तो परमाणु क्या होंगे, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। समझ पाए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश, हाँ इतना ही, यानी कि ये 2 पॉइंट जो है थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें तर्क निकाल के इन्होंने 2 पॉइंट ये इन्होंने कहा। हालांकि इसकी कुछ बातें गलत भी हुई, वो आगे चल के देखेंगे। आगे चलकर देखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन, जो जे थॉमसन थे वो इंग्लैंड के थे और भौतिक शास्त्री, भौतिक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो खोज क्या था ना, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कब दिया गया, तो 1906 में इसको नोबेल दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आगे साथियों है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, तबीयत मेरा थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ फंस रहा है, तो धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट प्यारा सा कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही देना है। अब क्या ही करोगे, है ना, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको अगर साइंस सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।